दोस्तों, मैं पीयूष जी के विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपका बहुत सपोर्ट मिला कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में आपको बहुत सपोर्ट आपने दिया। उस बूस्टर सीरीज का पहला लेक्चर जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित था, उसमें आपने बहुत सपोर्ट किया। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आज दूसरा लेक्चर आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम भारत की अनुसूचियों के बारे में जिक्र करेंगे, जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भरपूर है। चलिए देखते हैं, समय बिल्कुल जाया न करते हुए। आपसे एक गुजारिश है कि इस सीरीज को जितना अधिक आप प्रसारित कर सकते हैं, ज़रूरतमंद तक भेज सकते हैं, तो वो हम आपके बड़े आभारी होंगे कि आप इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें पैसे के अभाव में, धनाभाव के कारण अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हम सर्वसाक्षर कहलाने के योग्य अधिकारी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। अनुसूचियाँ देखते हैं। तो अनुसूचियों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या हमारे यहाँ 12 है। ये बात क्लियर है कि अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। लेकिन अगर आपसे जिक्र किया जाए कि मौलिक संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप बताएंगे कि मौलिक संविधान में जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हुआ था, तब उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ हुई थी। फिर ये 8 से 12 कैसी हुई? तो ये आवश्यकताओं के अनुसार संवैधानिक संशोधनों के फलस्वरूप अनुसूचियां जुड़ती चली गई और वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। ठीक है, तो दो फैक्ट आपको क्लियर हुए कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब 8 ही अनुसूची भारतीय संविधान में थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अनुसूचियां देख लिया जाए कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में है आपका, पहली अनुसूची में है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य क्षेत्र हैं पूर्ण राज्य का दर्जा लिए हुए, उनकी संख्या कहीं पर अगर लिखी हुई है, उनका संपूर्ण विवरण कहीं लिखा हुआ है, तो वो पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। ये बात याद रहेगी आपको कि भारत में जो संघ है, मैंने कल जिक्र किया था, यूनियन। भारत क्या है? भारत है एक यूनियन। अमेरिका क्या है? एक फेडरल है। तो इस यूनियन का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला होगा, उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा रेखा कहाँ तक होगी, और उसके अंदर आने वाले जो अवयव हैं, तत्व हैं, राज्य क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी, इस सब का बखूबी वर्णन कहाँ पर मिलता है? आपको पहली अनुसूची में मिलता है। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इस बात का हम जिक्र करते हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे प्रमुख पदाधिकारियों के संबंध में उपबंध। अब किसके उपबंध? वेतन एवं भत्ते के। यानी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो संविधान में किसी न किसी पद को सुशोभित करते हैं, वो दूसरी अनुसूची के तहत वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ये क्लियर है? उनकी सैलरी और फैसिलिटीज दोनों दूसरी अनुसूची में वर्णित तत्वों के हिसाब से होगी। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है। तो तीसरी अनुसूची में जैसा कि जिक्र लिखा हुआ है कि संवैधानिक पदों के संबंध में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी किस तरह से, या निर्वाचित जो भी लोग होंगे वो किस तरह से संविधान की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रतिज्ञान लेंगे या शपथ लेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा। तो वो सब तय है कहाँ पर? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है।
तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर ना तो राष्ट्रपति शपथ लेगा, ना तो राज्यपाल शपथ लेगा, और ना ही उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। ये 3 लोग अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। इनके अपने इंडिविजुअल आर्टिकल होते हैं, वो उसके तहत संविधान में शपथ लेते हैं। ये बात याद रहेगी। तो तीसरी अनुसूची के तहत इन 3 लोगों को छोड़ करके बाकी जितने भी संवैधानिक निर्वाचित लोग होते हैं वो सब तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन के बारे में जिक्र देती है कि कौन से राज्य राज्यसभा में कितनी सीटें भेजते हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? 3 हैं। कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। ये 3 यूटी हैं। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजती हैं। याद रहेगा। तो मैंने क्या कहा कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न स्थानों का आवंटन वो चौथी अनुसूची के तहत दिया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध कहाँ दिए गए हैं? ये 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। यानी SC और ST के जो प्रशासन और कंट्रोलिंग है वो 5वीं अनुसूची के तहत दी गई है। 6वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 6वीं अनुसूची में भी वही चीज दी गई है। अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण और उनका कल्याण संबंधी तथ्यों का यहाँ पर समावेशन मिलता है आपको। लेकिन फिर भी वो किसमें? वो पूर्वोत्तर के सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों के लिए। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये क्रम आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये चारों के बारे में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन से राज्य में 6वीं अनुसूची के तहत जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण की बात नहीं कही गई है। तो उसमें कोई एक पश्चिम बंगाल डाल देगा, अरुणाचल प्रदेश डाल देगा, ठीक है, या नागालैंड डाल देगा। तो आपको उसको विभेदन करना आना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल्याण की बात और प्रसारण की बात कही गई है 6ठी अनुसूची में। क्लियर। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है और शक्तियां 3 हिस्से में बटी हुई हैं। शक्तियां 3 हिस्से में बटी हुई हैं। शक्तियां बटी हुई है केंद्र स्तर पर, शक्तियां बटी हैं राज्य स्तर पर और शक्तियां बटी हैं समवर्ती स्तर पर। ठीक है। शक्तियां बटी हैं केंद्र स्तर पर, शक्तियां बटी हैं राज्य स्तर पर और शक्तियां बटी हैं समवर्ती स्तर पर। ऐसे कानून, ऐसे विषय जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सके, संसद कानून बना सके, वो केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। ऐसे विषय जिन पर राज्य विधानसभा भी कानून बना सके, वो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। ऐसे कानून या ऐसे विषय जिन पर केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सके, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अलावा, मैंने कल भी जिक्र किया था, इसके अलावा जो कोई भी शक्ति बच जाएगी वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगी, रेसिडुअरी पावर्स के अंतर्गत आएगी। और इसका कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अंततोगत्वा इस पर संघ ही कानून बना सकता है। ये बात क्लियर रहेगी आपको। आगे देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची क्लियर हो गई। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। 8वीं अनुसूची में भारत की विभिन्न भाषाएं लिखी हुई हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची के तहत। तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मौलिक संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी। मौलिक संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं को
सम्मिलित किया गया था। राजभाषा के रूप में किसे इस्तेमाल किया गया है? राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं, वरन राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। और कब प्राप्त है? तो 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 के तहत, याद रहेगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 के तहत, ठीक है। और किसी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर कतई इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ये कहीं नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है भारत नहीं संघ की राजभाषा लिखा है। ये भी कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी, कहीं जिक्र नहीं मिलता है। सिर्फ जिक्र मिलता है जिस शब्दावली का, वो ये है कि ये संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये क्लियर हुआ? और किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ये क्लियर? इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 14 ही भाषाएं थी जो कि मौलिक संविधान में वर्णित थी। फिर ये 8 भाषाएं और कहाँ से जोड़ी गई? तो ये 3 क्रम में जोड़ी गई थी। आपको याद रखना है, सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी है, ठीक है। सिंधी कब जोड़ी गई है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंधी जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन 1967 के फलस्वरूप जोड़ी गई है, याद रहेगा। सिंधी जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद कौन सी जोड़ी गई है? उसके बाद जोड़ी गई है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, याद रखना है आपको। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये कब जोड़ी गई हैं इसके बारे में आपको याद रखना है। ये जोड़ी गई हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, याद रखना है आपको। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को इसमें जगह दी गई 8वीं अनुसूची के तहत 71वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप। आगे देखते हैं। अभी 4 भाषाएं और हैं, इनको कैसे याद करेंगे हम? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन चारों को जोड़ा गया था। जोड़ा तो 2004 में गया था, लेकिन संविधान संशोधन 2003 का हुआ, अधिनियम 2003 का हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 92वां संविधान संशोधन 2003। लेकिन जोड़ी कब गई है? 2004 में। अगर तो ऑप्शन 2003 न मिले, 2004 पे आप टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 के बाद सिंधी जोड़ी गई, फिर उसके बाद कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई, कितनी हो गई? 18। फिर जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो वो 92वां संविधान संशोधन 2003 के फलस्वरूप जोड़ी गई। लेकिन जोड़ी कब गई? 2004 में। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची आपको क्लियर हो गई पूरी तरीके से। अब 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? तो 9वीं अनुसूची में जिक्र है कुछ अधिनियमों व विनियमों का विधिमान्यकरण। जैसा कि मैंने पहले भी क्या कहा है कि तत्कालीन सरकारें जिन विषयों को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बचाना चाहती थी कि वो स्वतः संज्ञान ना ले सके उन विषयों पर, उसको उठा करके वो 9वीं अनुसूची के तहत डाल देती थी। और एक बार कोई विषय 9वीं अनुसूची में पड़ गया तो उसके बाद उस पर तर्क वितर्क की संभावना खत्म हो जाती थी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, वो याद रखना होगा आपको। IR कोहेल्हो वर्सेस कौन सा था? तमिलनाडु स्टेट।
आर कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही कहा गया था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, खासकर आर्टिकल 19 और 21 का, तो उससे संबंधित विषयों को सरकार चाहे जितना उछल कूद कर ले, उसको उठा करके 9वीं अनुसूची में नहीं डाल सकती है। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। तो तत्कालीन स्थितियों में 9वीं अनुसूची को कह दिया जाता है कि भूमि सुधार आंदोलन या भूमि सुधार कार्यक्रमों को तत्कालीन स्थितियों में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या जिक्र हुआ है? 10वीं अनुसूची में जिक्र हुआ है दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान। यानी कोई अगर एक व्यक्ति एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में अपनी आस्था जाहिर करता है तो उसकी क्या अर्हताएं होंगी, क्या मान्यताएं होंगी, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके आधार पर प्रावधान दिया गया 10वीं अनुसूची में। 10 से दल, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। असल में ये ग्राम पंचायत, ठीक है, और क्षेत्र पंचायत और जिले पंचायत की बात करता है, ठीक है। अगला तो 11वीं अनुसूची, पंचायत के अंतर्गत आपको कितने विषय मिलते हैं, ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो पंचायत के अंतर्गत आपको 29 विषय मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रामीण सुधार कार्यक्रम, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम जिसमें आते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, ये सब चीजें आपके पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आखिरी है 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। यानी नगर पंचायतें या नगर पालिकाएं या नगर नियोजन कहाँ पर आया है? वो 12वीं अनुसूची में। इसके तहत कुल 18 विषय हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात आप समझिए कि 8वीं अनुसूची के बाद जो चारों अनुसूचियां हैं, वो चाहे 9वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, ये अनुसूचियां संवैधानिक संशोधनों के फलस्वरूप जोड़ी गई हैं। तो आइए एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची किस क्रम में किस संवैधानिक संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई है, क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। क्लियर रहेगा? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची को याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। याद रहेगा? तो ये चारों प्रश्न आपसे कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अनुसूचियों के बारे में बृहद जानकारी हो गई होगी, और मेरा उद्देश्य भी यही था कि अनुसूचियों को जानकारी जब हो जाएगी तभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने अब एक और इसमें ऐड करने की कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने से पहले उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में थोड़ी समझ विकसित करने के लिए 5-10 मिनट में आपको एक्स्ट्रा लूँ पहले से ही, ताकि आप उस विषय से पूरी तरीके से जुड़ जाएं, ताकि फिर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको भी आनंद आए, आप दुगने उत्साह से जुड़ेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको प्रश्न पता नहीं होते हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हमसे। इसलिए हम प्रयास करेंगे नए बच्चों के लिए भी कि हम टॉपिक शुरू करने से पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम प्रयास करें कि हम कुछ उसके बारे में मूलभूत बिंदुओं का जिक्र करें, उसका अवलोकन कराएं आपके सामने, ताकि आपको भी उस विषय से जुड़ाव महसूस हो। ठीक है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं, एक्चुअली में हमने सीखा कितना है, और अगर ऐसे प्रश्न अब आगामी एग्जाम में पूछे जाएं तो हम कहां तक अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, बिल्कुल समय जाया न करते हुए। सवाल यह है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले ही कि भारतीय संविधान में
कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यही सवाल अगर तत्कालीन परिस्थितियों में तब पूछा जाता कि वर्तमान में नहीं, मौलिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। क्योंकि बाकी की अनुसूचियां 4 तो जोड़ी गई थी, मैंने बताया था, उस पर बात करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से अब नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फिर से वही जवाब कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनका जिक्र हमेशा मिलता है। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत कथन है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत, क्योंकि भारत के संविधान में 395 आर्टिकल हैं। आखिरी, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ा गया, ये कथन सही है। तो तीनों में से कौन सा कथन केवल सही है? केवल तीसरा कथन सही है, बाकी के सारे कथन कहीं ना कहीं गलत ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा सवाल, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आपने बहुत अच्छे से समझा है इस बात को कि पहली अनुसूची जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची क्या बताती है? दूसरी अनुसूची बताती है वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची क्या बताती है? शपथ के बारे में, लेकिन किसकी शपथ शामिल नहीं होगी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की शपथ शामिल नहीं होगी। चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची के तहत। अब कौन कौन सी केंद्रीय संघ शासित प्रदेश हैं जो कि राज्यसभा में सीटों को आवंटित करती हैं? वो है दिल्ली, पुदुचेरी और आखिरी चंडीगढ़। ये क्लियर रहेगा? आगे देखते हैं पांचवा सवाल, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, भाषा देखना, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो अनुसूची होगी पहली। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि पहली ही अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है, तो अगर उनकी संख्या घट बढ़ रही है तो परिवर्तन कहाँ होगा? पहली ही तो अनुसूची में होगा। ये बात क्लियर हुई ना? चलिए देखते हैं आगे। छठा प्रश्न आपके सामने है, यूपीपीसीएस मेंस से पूछा गया। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन को बयां करती है। तो चौथी अनुसूची कहाँ है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन को। राजनीतिक दल बदल को कौन सूचित करता है? 10वीं अनुसूची। पंचायती व्यवस्था को 11वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची भाषाओं को। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची के बारे में देखना है। संघ के मंत्री इसके लिए शपथ लेंगे, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसी में है। भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति इसमें नहीं लेता है, आर्टिकल 60 के तहत लेता है वो। संसद के मेंबर द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसी में, यानी कि केवल तीसरे को छोड़ करके बाकी सब, यानी 1, 2 और 4, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आठवां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, तो मेरे ख्याल से आप बखूबी इसको अंजाम देंगे। देखिए इधर चौथी अनुसूची, चौथी, छठी, 8वीं और 9वीं इधर मिलाना है आपको। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों के आवंटन से, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से, लेकिन कौन कौन से? मैंने बताया था आपको, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, जो भी 4 आपके राज्य रहे हों, ठीक है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, ये 4 राज्य थे आपके। इनसे संबंधित चीजें आपकी होंगी जनजाति क्षेत्रों से। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। ठीक है, आगे देखते हैं
9वां प्रश्न देखते हैं, पूछा गया, देखिए यूपी आर में पूछा गया है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची का मिलान कराना है आपको। मिलाइए। 7वीं अनुसूची शक्तियों के वितरण से, 8वीं अनुसूची भाषाओं से, 9वीं अनुसूची मिलाओ तो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पे। यानी ए का 4 ऑप्शन, तो ए का थर्ड ऑप्शन रहेगा, तो थर्ड यानी कि डी ऑप्शन कैंसिल और बी भी कैंसिल। ए का थर्ड है और बी का कौन सा है, बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी का कौन सा है, सी का 4th ऑप्शन है, तो यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। फिर मिलान कराना है 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची किससे मिलाओगे आप, 7वीं अनुसूची मिलाओगे संघ एवं राज्य तथा संवर्धित सूचियों से, 8वीं अनुसूची भाषाओं से, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के रूप में। अगला सवाल, 11वां सवाल, 11वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो तत्कालीन 1951 में किसकी सरकार रही होगी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही होगी। 12वां सवाल, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में डाला गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूमि सुधार कार्यक्रम तत्कालीन परिस्थितियों में 9वीं अनुसूची में इसीलिए डाले गए थे ताकि उनको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो सके, मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन से वो बच सकें। क्लियर। अगला प्रश्न 13 नंबर पूछा गया है सवाल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया सकता है एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। अब मेरी बात समझिए, चूंकि ये प्रश्न ISP 2018 में पूछा गया है, तो इस समय मैंने आपको बताया था 2007 का वाद हो चुका है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य का, ठीक है। तो अगर 2007 से पहले का ये प्रश्न होता तब तो दोनों ऑप्शन सही होते, 1 और 2 दोनों सही होते, ये वाला ऑप्शन होता। लेकिन अब ये चूंकि 2018 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सरकार आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऐसे आर्टिकल्स जो कि मौलिक अधिकारों की संरचना को बल प्रदान करते हैं, उसका खिलाफ जाकर के उसके उल्लंघन में किसी भी विषय को वो 9वीं अनुसूची के तहत नहीं डाल सकती है। और न्यायालय भी स्वतंत्र है न्यायिक पुनर्वलोकन कराने के लिए, ठीक है। न्यायालय की ये स्वायत्तता है, उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी विषय को न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए बुला सकता है। इसका मतलब अब इसमें होगा ना तो 1 ना तो 2। ये बात समझ में आ गई क्यों? चलिए देखते हैं आगे। 14 नंबर प्रश्न, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से रिलेटेड है? तो मैंने अभी बताया आपको 9वीं अनुसूची 2007 का केस है ये, IR कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। आगे तो प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई है। मेरे ख्याल से आपको बहुत समझ में आया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में अनुसूचियों के आधार पर बनते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रसारित कीजिए और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का।